हाँ वैभव जी, जैसा कि जनरल कोचर ने कहा, ईरान अगर इस युद्ध को नहीं जीतता है तो क्या होगा? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा? आज एक सेकंड के लिए अगर भी मान लें कि ईरान के सारे हथियार खत्म हो गए और ईरान के पास कोई मिसाइलें नहीं बची, तो क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा, खोल पाएगा? हम इसका कुछ क्यों ले सकते हैं सोमाली पायरेट से। जो सोमाली समुद्री डाकू थे, उन्होंने करीबन 4.5 साल तक दुनिया भर की जितनी शिपिंग थी, जो कि हिंद महासागर से या अरब सागर से अदन की खाड़ी के रास्ते से लाल सागर घुसने की कोशिश करती थी, उनको परेशान किया हुआ था जिबूती का जो कोस्ट है। अब सोमालियन पायरेट्स थे क्या? शायद 2000 या 3000 इलिटरेट, अनपढ़, जाहिल, गंवार लोग, जो कि लुंगी में थे, पैर में चप्पल में थे। और उनके पास हथियार क्या था? उनके पास कोई 20 40 60 या 80 नावें थी। फास्ट स्पीड धाऊ होती है ना, धाऊ में एक ओबी मोटर लगा लेते हैं, और हर एक में उन्होंने एक छोटी सी AK-47 टाइप ऑफ मशीन गन लगा ली थी। सोमालियन पायरेट्स ने सिर्फ इतने के साथ ही 4.5 साल तक दुनिया की नेवीज को छका के रखा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम याद कर सकते हैं कि उस वक्त अमेरिका की नेवी ने भी 14 देशों के साथ कोalition बनाकर सोमालिया के पायरेट्स को चेस, इंटरसेप्ट और दबाने की कोशिश की थी। अनसक्सेसफुल रहे। भारत को भी उन्होंने न्योता दिया था कि इंडियन नेवी भी वहां जाकर इस 14 देश के कोalition को ज्वाइन करे। लेकिन भारत ने कहा कि हमारी नेवी के शिप जाएंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। तो ये दिखाता है कि समुंदर में जहां पे भी जियोग्राफिकल एक नैरो पैसेज होता है, वहां पर महज कुछ लोग जो कि हाईली मोटिवेटेड हैं, अ, थोड़ा खड़ दिमाग चाहिए, अ, वो बहुत आसानी से अच्छे अच्छे देशों के जहाजों को रोक सकते हैं। सोमालियन पायलट्स ने देखिए, 4.5 साल में उन्होंने करीबन 35 या 40 शिप्स को बोर्ड किया, 35 या 40 शिप्स को नुकसान पहुंचाया, और सबसे बहुत हैवी फिरौती ली। तो एक ईरान जो कि समझिए आज से 3 महीने के बाद एकदम खत्म हो जाएगा, ना आर्मी ना एयरफोर्स, IRGC की सारी मिसाइलें खत्म हो गई, सारी ड्रोन खत्म हो गई, उसको कुछ भी नहीं करना है। उसको सिर्फ चाहिए 20 या 30 डेडिकेटेड देशभक्त ईरानी, 7 या 8 धाउ टाइप ऑफ फास्ट स्पीड बोट, हर एक स्पीड बोट पर एक छोटी छोटी मशीन गन लगी हुई है। इतना काफी है कहर ढाने के लिए। तो अमेरिका इस तरह के युद्ध को कभी नहीं जीत सकता। अमेरिका कैसे, जहां सिर्फ 4 या 6 लोग आ रहे हैं एक स्पीड बोट से, उस पर कितने हमले करेगा, उस पर कितनी मिसाइलें दागेगा? और एक चीज बताता हूं कि हर शिप को ईरान को इंटरसेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सारे दिन अगर 30 40 जहाज उसमें से गए हैं, एक जहाज को ईरान नुकसान पहुंचा दे, वो बाकी सारे जो कप्तान हैं सब पीछे मुड़ लेंगे। बाकी सारे जो शिप्स हैं, उनके जो मालिक हैं, कंपनी है, वो बोलेंगे पीछे चले जाओ। तो एक ईरान का बहुत बड़ा एडवांटेज। हाँ, अगर ईरान में कोई दूसरी सत्ता आ जाती है, फिर बात अलग। जी वैभव जी। बिल्कुल। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, ईरान लड़ाई लड़ रहा है, बहुत ताकत से अमेरिका का सामना भी कर रहा है, अभी तक टिका हुआ है, लेकिन ईरान की अंदरूनी हालत बहुत खस्ता है। वहां पर आर्थिक दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा, और अभी शुक्रवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 19,18,000 रियाल पहुंच चुकी है। स्थिति वहां पर बिगड़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि इसका एक दबाव रहेगा ईरान पर? देखिए वैभव जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ग्रुप कैप्टन साहब, एक सोमाली पायलट को एक देश के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं। और आपने बिल्कुल राइटली बोला है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल आपके पास हो या ना हो।
क्वेश्चन ये है कि आपके देश का क्या फ्यूचर है, देश की स्थिति को आप कैसे स्टेबलाइज करेंगे। बिकॉज एक सोमाली पायलट के पास देश नहीं होता है, वो तो बस एक पायलट है, और एक पायलट और एक एक नेशन में फर्क है। बिकॉज यहां पे आपके पास जो 90 मिलियन पॉपुलेशन है ईरान की, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। क्या आपके पास एक लीडरशिप है अपने देश में, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इसको ये चाहेंगे कि हमारे देश में सिचुएशन स्टेबलाइज हो। बिकॉज ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात नहीं है, ये एक देश की बात है। और अगर हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में लेके जाएंगे तो वो दबाव आपको मिलेगा, और वो दबाव अब बहुत होगा, मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज मैं अभी कुछ घंटे पहले एक ईरानियन स्कॉलर के साथ एक प्रोग्राम में था, और उसने यही जिक्र किया, और उसने बोला देखिए, आज जो आपको ब्रेवडो दिखाई देता है वो ठीक है, वो आपको यूक्रेन में भी दिखाई दे रहा है। एक 20% यूक्रेन आज रशिया के हिस्से में है, बट यूक्रेनियंस लड़ रहे, बिकॉज वो अपने देश की जमीन के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए। तो सिमिलरली ईरान भी लड़ रहा है, बिकॉज देखो, इनमें डिफरेंसेस बहुत थे। अगर आप इस लड़ाई से पहले चले जाए तो इतने प्रोटेस्ट आपने देखे ईरान में, इतने लोगों को मारा गया, जेल में डाला गया, इस हुकूमत ने ही किया। और जो डिफरेंसेस हैं, बट इस लड़ाई के होते सारे लोग इकट्ठे हो गए, बिकॉज अब देश का सवाल है। और ये हमेशा होता है, आप इसको भारत में भी देख लीजिए। जो एक कारगिल के टाइम और सिंदूर के टाइम जो देश में एक जज्बा होता है, वो एक नॉर्मल टाइम में आपको देखने को नहीं मिलता। इसको, फौज को इतनी इंपॉर्टेंस तभी दी जाती है जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। इसको भारत में भी ऐसा ही होता है। तो जब हम इस तरीके की एनालिसिस करते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, आपने उनका ऑयल के सैंक्शन जो आपने थे, आपने उसको निकाले पहले, और एक नॉर्मल सी हो रही थी। देखिए, एक टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, इट इज 100 आपकी मर्चेंट वेसल्स पर डे, 20,000 मिलियन बैरल पर डे। आज की डेट में अभी भी एक न्यूज मैंने देखी, इस 9 शिप्स, वो भी ये वाली जो छोटी बोट्स होती है ना ईरान की, इस 9 जो दिखाई दी वहां पर, बस उससे ज्यादा नहीं। और जब ये सीज फायर हुआ था, इसको एक कंपैरिजन और लाना जरूरी है यहाँ पे। सीज फायर में जब आपका सब कुछ नॉर्मल था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपका खुल चुका था, तब भी आपका ट्रैफिक 28 शिप्स का था एट एन एवरेज। वो भी आप 100 शिप्स वाला एवरेज नहीं आप इस कर पाए, बिकॉज अभी भी एक सिस्टम को एक सिस्टम को आपने अनस्टेबल किया, और उसको स्टेबलाइज करने में महीने लग जाते, और वो सप्लाई रिस्टोर करने में भी महीने लग जाते। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, आप बहुत आसान है बोलना कि ईरान मुकाबला कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा देर तक टिक पाएगा। और अमेरिका भी जानता है, और इसको ईरान भी जानता है। कुछ बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता बिल्कुल। हूँ। पहली चीज है, पहले तो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो जब इसको अमेरिका ने बोला कि हम इसको ओमान का चैनल लेंगे, अब देखिए, आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अमेरिका के बेसिस हैं यहाँ पे, और ईरान बोलता आया है कि हमको अमेरिका के बेसिस नहीं चाहिए। उसने इन खाड़ी देशों को अपील करी है कि आप इसको क्लोज कर दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज आपको तकलीफ इसलिए बिकॉज ऑफ ये जो अमेरिकन बेसिस आपने रखे हुए हैं, तो उसमें आपको कोलेटरल डैमेज होगा, और हो रहा है कोलेटरल डैमेज। तो अगर आप इसको
अपने तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चलाएंगे, ईरान अगर अपने तरीके से चलाएगा, इसका मतलब कि जो अमेरिका की वॉरशिप्स हैं, वो जो उनको बेसिस को सस्टेन करती है, और अगर वो ईरान के चैनल से निकलेगी तो वो एक खतरा अमेरिका को नजर आएगा। दूसरा, जब आप ट्रस्ट नहीं रखते और इसको अमान के थ्रू अपनी इसको वैसे को लेके जाते हो, ईरान तो ये सोचेगा ना कि आप एक खुफिया अटैक करने की कोशिश करेंगे, और उसके जो भी आइलैंड्स हैं, खर्ग आइलैंड हो गया या अबू मूसा आइलैंड हो गया, वहां पे आपको थ्रेट आपको पेश हो सकता है, बिकॉज इन द डिसगाइज ऑफ मर्चेंट वेसल्स आप इसको कुछ और अपने ट्रूप्स को इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज, जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा, इस ईरान इंसिस्ट करेगा कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करे, बिकॉज अगर आप इसको ईरान के आईआरजीसी के कमांडर के शूज में चले जाइए या उसके अंदर उसका पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश कीजिए, तो उसको यही लगेगा कि अमेरिका मौके की ताक में है, और अगर हमने अपना गार्ड लोअर किया तो अमेरिका हमारे ऊपर वार करेगा। तो हम किसी भी हालत में अमेरिका को इस तरीके का एडवांटेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं देंगे। तो आई थिंक बात यहीं पे आएगी अल्टीमेटली, जब आप बातचीत करेंगे तो कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होगा उस टाइम पे, जब भी बातचीत शुरू होगी, मे बी 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये बातचीत होगी, बिकॉज अमेरिका भी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता यहां पे, बिकॉज उसके जो भी उसका जो इंटरसेप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग रेट है और मिसाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग रेट है, जिस तरीके से एक्सपेंडिचर होगा उस तरीके से वो अपने रेट को मैच नहीं कर पाएगा। दूसरा, अमेरिका की चुनौती और भी तो है, इसको ताइवान में भी है, बाकी एरियाज में भी है। तो यहां पे अमेरिका अपनी पूरी अपनी लॉजिस्टिक जो भी उसके पास रिजर्व्स हैं, ये हम जिसको वॉर वेस्टेज रिजर्व बोलते हैं, वो जाया नहीं कर सकता एक एरिया में, उसको बाकी चीजों के लिए भी रिजर्व रखना है। तो दोनों पहलू हैं इस चीज के, और इसको मुझे लगता है कि बातचीत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। ईरान भी बातचीत करेगा, बिकॉज ईरान भी इतना मजबूत नहीं है। और आज ये जो सैटरडे को संडे को इजराइल की जो मीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इजराइल इसको अमेरिका से हेल्प मांगेगा और एक रिक्वेस्ट करेगा कि हमको भी इस लड़ाई में शामिल कर दो, बिकॉज वो भी चाहेगा यहां पे अभी इस लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर इसको ईरान पर डालना चाहेगा। और नेटो कंट्रीज को मत भूलिए आप, बिकॉज एक कमिटमेंट आपकी नेटो कंट्रीज ने दे दी है कि वो इसको अमेरिका की मदद करेंगे इस लड़ाई में। तो इसलिए ट्रम्प थोड़ा चौड़ा हो गया, और अब देखो क्या होता है। बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर देवनाथ सर के पास भी चलते हैं। देवनाथ सर, दबाव की बात हो रही है, अभी तो दोनों देश लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर हमला हुआ तो एक दूसरे को मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में जैसा कि कोचर सर ने विस्तार से बताया, ये सबको पता है कि वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी और दिसंबर के महीने में वहां बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, सबने देखा था, लोग सड़कों पर उतरे थे, आईआरजीसी ने फिर उन पर रोक लगाने के लिए कत्लेआम भी किया था, यह भी सबको अच्छे से पता है। क्या धीरे धीरे ही सही अमेरिका और इजराइल ये कोशिश कर सकते हैं कि फिर से वैसे कोई हालात बनाए जाएं ईरान में? अभी आईआरजीसी पहले से मजबूत हो गई है, ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पूरा कंट्रोल है, लेकिन अभी गुंजाइश बचती है आर्थिक मामलों को लेकर लोगों के सड़कों पर उतरने की। वैभव जी, सीआईए का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मोसाद ने भी कुछ इनपुट दिया होगा कि और 3 महीने के अंदर ईरान में फूड स्टॉक्स की तंगी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और जो ईरान में क्रिटिकल मेडिसिन हैं उनका स्टॉक अभी क्रिटिकल मेडिसिन का स्टॉक अभी मात्र 1 महीने का बचा हुआ है। जब जब वहाँ बमबारी होती है तो लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, और काफी सारे मरीज जो इंजर्ड होते हैं उनको ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो हाईली स्पेसिफाइड मेडिसिन हैं उनकी कमी है ईरान में। ईरान में कल कारखाने आस्ते आस्ते या तो बंद हो रहे हैं या उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है।
क्योंकि जितने भी देश का कच्चा सामान है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, धातु हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स हो और दूसरे रॉ मटेरियल हैं, सब वार एफर्ट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। यानी एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, ये बिजली के जो हाईली स्पेशलाइज्ड वायरिंग, ये सब ड्रोन और मिसाइल और हथियार बनाने की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जो नॉर्मल कारखाने होते हैं, जहाँ पे नॉर्मल चीजें हर रोज डे टू डे इस्तेमाल की चीजें बनाई जाती है, उन पर रेट ऑफ प्रोडक्शन या तो कम करने के लिए बाध्य हो गए हैं या वो बंद हो रही हैं फैक्ट्रियां। तो जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट ईरान में बढ़ रहा है। इन सब के बीच में आईआरजीसी जो है, क्या वो समाज पर अपनी पकड़ रख पा रही है? जाहिर बात है कि जब 28 दिसंबर को जो प्रदर्शन हुए थे, जो कि जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में हुए थे, लाखों लोग ईरान की सड़कों पर आए थे, सरकारी इमारतों को आग भी लगा दी थी, बसों पर पत्थर फेंक रहे थे। अमेरिका ने बहुत उम्मीद की थी कि 28 फरवरी के बाद जब आयतुल्लाह अली खमेनी को मार दिया गया, कि 1 मार्च से 2 मार्च को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उम्मीद की थी वह रिप्लिकेट हो जाएगा। फिर से लाखों प्रदर्शनकारी जो हैं, बेसिकली जो शाह ऑफ ईरान के समर्थक हैं, वो सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप को दुख हुआ कि ऐसा हुआ नहीं। अब सीआईए का आकलन है कि अगले 3 महीने तक यह युद्ध आस्ते आस्ते अगर चलता रहा तो ईरान में ऐसी हालत हो जाएगी कि लोगों में देश पे प्रेम की भावना तो होगी, नेशनलिस्टिक फीलिंग होगी, फिर भी वो अपने सरकार से असंतुष्ट हो जाएंगे। अब क्या सरकार से असंतुष्ट होने के बाद फिर से वो सड़क पर आकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेंगे? चाहे वो रजा पहलवी को बाहर से पैराशूट से उतारा जाए, या ईरान के लोग एक अंदरूनी पावर ग्रिड को लाएंगे पावर पर। इसके बारे में इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि ऐसी संभावना फिलहाल कम है, 30 से 40% है। देखिए, आईआरजीसी की सोशल फैब्रिक को समझना पड़ेगा। आईआरजीसी में जो जवानों को और अफसरों को भर्ती किया गया था, उनको ऐसे परिवारों से सिलेक्ट किया गया था, ऐसे कुनबों से, ऐसे छोटे छोटे शहर या ट्राइबल्स जो बिलोंगिंग होती है, लाया गया था, जो कि आयतुल्लाह के समर्थक हैं, एक्सट्रीम लॉयल्टी टुवर्ड्स आयतुल्लाह। तो ये जरा फर्क समझना पड़ेगा। तो ईरान में अभी भी, चाहे शहरों में जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो हैरान हो, परेशान हो, सत्ता परिवर्तन के बारे में सोच सके, लेकिन जो ईरान के छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर अभी भी धार्मिक विचारों की प्राधान्यता है, और वो अभी भी आयतुल्लाह अली खमेनी या अभी मुस्तफा खमेनी के प्रति बहुत ही वफादार हैं। जी वैभव जी। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कोचर सर, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि रूस और चीन की गतिविधियों पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं। उसको जरा थोड़ा विस्तार से समझाइए सर, कि उनका अब क्या रोल हो सकता है। देखिए, लोगों को फोकस ये रखना चाहिए कि जो ईरान और चाइना ट्रेड रूट, मैं अभी ट्रेड रूट्स की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपको मदद मिल सकती है चाइना से। बिकॉज लोग समझते हैं कि हवाई जहाज से मदद आ जाएगी या सी रूट से आ जाएगी। एक 10,400 किलोमीटर का एक ओवरलैंड रेल रेल कॉरिडोर है, जो जिगजियांग और जो चाइना में और तेहरान के बीच में है। और ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में से निकल के आता है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और तकरीबन 15 दिन लगते हैं एक रेल कॉन्वॉय को इसको यहां से मूव करने के लिए। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको 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 यूएस नहीं इन्फ्लुएंस कर सके। और ये ऑलरेडी हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे एक ड्राई पोर्ट है तेहरान में या ईरान में,
जिसका नाम है एप्रिल। ये ड्राई पोर्ट तक ये आपका रेल कॉरिडोर आता है 10,400 किलोमीटर का, और यहां से पूरी मदद ईरान को मिल रही है चाइना से। आप जब हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं, डिफेंस इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो चाइना का एक बहुत बड़ा आपका रोल है। इस पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक सैटेलाइट वॉर है, स्पेस वॉर हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें बाइडो 3 जो है चाइना का, वो इसको ईरान के लिए डिप्लॉयड है आज की डेट। और इसीलिए हमने देखा कि इनके F-35 ये सारे हवाई जहाज जो स्टेल्थ बोलते हैं जिनको, ये किल चेन टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं, किल चेन। और इसको ईरान ने उसी का इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान ने किया था, आपको याद होगा, किल चेन इस सिंदूर में। तो सिमिलरली इसको ईरान अपना किल चेन टेक्नोलॉजी का, इसलिए आज की न्यूज़ है कि जॉर्डन के ऊपर एक यूएस का फाइटर प्लेन इसको मारा गिराया गया। ये इसको ईरान ने उड़ाया है वहां पर। तो इसका मतलब कि आज भी अगर हम देखें तो तकरीबन 42 एयर कैजुअलिटीज हुई है अमेरिका की, इन टर्म्स ऑफ बॉम्बर प्लेन, इन टर्म्स ऑफ आपके फाइटर जेट्स, और आपका जो आपका अवैक्स वगैरह, ये सारी जो आपके रिफ्यूलिंग वाले प्लेन्स को भी मारा है इन लोगों ने। तो ये चीज हाईलाइट नहीं होती वेस्टर्न मीडिया में। इसको ट्रंप बार बार इंडिया और सिंदूर ऑपरेशन के, इसको 7 गिरा दिए, 11 गिरा दिए, 5 गिरा दिए, बार बार स्टेटमेंट बदलता है। आई वुड लाइक टू आस्क डोनाल्ड ट्रंप के उसके जो 42 हवाई जहाज इसको गिराए ईरान ने, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है उसके पास? और उसके पास तो स्टेल्थ भी है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी। दूसरा रशिया, अब रशिया के पास भी बहुत कैपेबिलिटी है जो ईरान यूज कर रहा है, और इसको रशिया भी अपनी टेक्नोलॉजी से, ये जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, आई बिलीव सो, ये आज मैं खबर पढ़ रहा था, उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं कि रशियन टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है एक ईरान की एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और खास तौर पे इजराइल से। तो वो भी ये चीज होने नहीं देंगे। तो ये जब हम एक ईरान की लड़ाई की बात करते हैं, डोंट फॉरगेट दैट ईरान अकेला नहीं है इस लड़ाई, और अगर वो अकेला होता तो वो इस लड़ाई को इतना लंबा नहीं खींच सकता था, और इतने बेहतरीन तरीके से वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था। उसको पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ साइबर, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, सैटेलाइट, और जो उसको रॉ मटेरियल चाइना से मिल रहा है अपनी मिसाइल बनाने के लिए। बिकॉज एक मिसाइल के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपके मेन आपके कंपोनेंट्स हैं, आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, आपको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, मैग्नेट्स वगैरह इस तरीके की। और एक स्टडी रिपोर्ट में एक्चुअली पढ़ रहा था, अमेरिका की है ये, 78% कंपोनेंट्स जो अमेरिकन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होते हैं चाइना से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिपेंडेंसी, देखिए आज अमेरिका चाइना के अगेंस्ट टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा। आज मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ सेनेटर्स हैं जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि हम चाइना पे और इंडिया पे 100% टैरिफ लगाएंगे। आप देखना अल्टीमेटली चाइना पे 0% टैरिफ लगेगा, बिकॉज सितंबर में जी जो है वो इसको यूएस को विजिट कर रहा है, और वो उसको नाराज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आती रहती है बीच बीच में। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये चाइना, रशिया और ईरान इसको इकट्ठा लड़ रहे हैं, और इसीलिए जो ईरान इतना कामयाब हुआ है, उसका डिस्ट्रक्शन आप देखिए, अभी भी उसके पास एटलीस्ट 60% वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है, और इतने 3 महीने की लड़ाई के बाद भी, या 4 महीने की लड़ाई के बाद भी, और वो अमेरिका का सामना कर रहा है। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.